नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन रीजनिंग से संबंधित है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी and us as a whole। M&C एजुकेशन के लिए वो सभी जो है एक गाइडिंग फोर्स हैं जो कि हमें डे बाय डे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइबर्स का, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहेगा M&C एजुकेशन पर। अब आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है रीजनिंग से संबंधित है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो रीजनिंग जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब हम उसको सेपरेट करके नहीं चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में यू विल सी कि आपको जो है रीजनिंग पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग पीओ क्लर्क का हो या आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। आप देखेंगे कि इन सभी में जो है रीजनिंग पूछा जाता है। पीओ का थोड़ा हाई लेवल का होता है, तो उसमें लो लेवल वाले भी होते हैं। तो मतलब हमारी जो तैयारी शुरू होती है पीओ के लिए वो यहीं से होती है। बीएड एंट्रेंस में भी आपके पास रीजनिंग वन ऑफ द पेपर्स है। उसी तरह से एसएससी जितने भी हैं, एसएससी में भी आपको रीजनिंग पूछे जाते हैं और इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी आप देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो यूपीएससी हो जाए, चाहे पीसीएस हो जाए, चाहे आपके पास कोई भी एसएससी है, सेंट्रल एसएससी है या स्टेट लेवल एसएससी है, उन सभी में आप देखेंगे कि वन ऑफ द पेपर्स रीजनिंग होता ही है। ऐसे तो रीजनिंग का बहुत सारे वीडियोस जो है M&C एजुकेशन के द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो है उसी कड़ी में एक वीडियो है, पर आज से थोड़ा इनोवेटिव वे शुरू हो रहा है। तो हम पहले अब से ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद हम जो है टॉपिक वाइज या मिक्स्ड भी, तो हम जो है थोड़ा ब्रीफिंग करके उसको करेंगे। जो मिक्स्ड क्वेश्चंस वाले सेट होंगे उसमें भले ही हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, हम इस तरह से ब्रीफिंग नहीं कर रहे होंगे। पर चूंकि अब जो है थोड़ा टॉपिक वाइज भी करना जरूरी है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, तो इसके लिए आज से ये नई पहल शुरू की जा रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप जरूर इसमें कमेंट करेंगे। देखिए, रीजनिंग जो है हमारे पास रीजन और रीजन से बना हुआ है। तो रीजन का मतलब है कि कोई भी चीज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये बताना, मतलब रीजन, कारण कि कोई भी चीज है तो क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन देना रीजनिंग का एक पार्ट है। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन इज व्हाट, रीजनिंग। मतलब आप रीजन देते हैं कि ये चीज अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो हमें भी वही रीजनिंग में वही सेम चीज करनी होती है। अब हम अगर देखें तो रीजनिंग बेसिकली अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है। रीजनिंग की दो कैटेगरी कौन कौन सी आएगी? तो रीजनिंग की कैटेगरी में सबसे पहला आएगा आपके पास, एक तो आएगा वर्बल रीजनिंग और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है रीजनिंग की। एक क्या आ जाएगा, वर्बल, और दूसरा है नॉन वर्बल।
अब देखिए वर्बल में क्या है कि आपको जो है इसको अगर हिंदी में देखें तो ये शाब्दिक हो गया, मतलब इसमें जो है चीजें आपको शब्दों के द्वारा समझाया जाता है, या फिर इसमें शब्द होते हैं, इसमें नंबर्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, पर आपको पहले इंस्ट्रक्शन जो है दे दिया जाएगा कि क्या है, और उनमें से ही आपको, मतलब इसमें कोई फिगर वगैरह यूजुअली नहीं होगा, तो मतलब वर्ब से समझाया जाएगा, शब्द से समझाया जाएगा, तो शाब्दिक वाला हो गया। और दूसरा जो है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल का क्या मतलब हो गया कि गैर शाब्दिक, तो ये शाब्दिक है, और दूसरा गैर शाब्दिक है। इसमें क्या होगा, गैर शाब्दिक में आपके पास शब्द नहीं होंगे, उसमें फिगर्स बने होंगे, और आपको उन्हीं फिगर में कुछ पैटर्न्स ढूंढना पड़ेगा, या कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, या जिस तरह से भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो नॉन वर्बल तो हम बाद में देखेंगे। अभी आज की क्लास में, आज के वीडियो सेशन में जो हम देखने जा रहे हैं वो है वर्बल से रिलेटेड है। तो हम पहले वर्बल में क्या क्या होता है थोड़ी सी अगर हम जानकारी हासिल कर लें, तो वर्बल को हम फर्दर जो है 3 तरह के कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी। पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है एनालिटिकल एबिलिटी, कि आप कोई भी चीज किस तरह से रीजन करते हो, सारी चीजें तो वही हैं बेसिकली। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास में हम जनरल मेंटल एबिलिटी देखेंगे। पहले हम वर्बल का टाइप देख रहे हैं, तो जनरल मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, और तीसरा जो है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो आपके पास इस तरह से 3 पार्ट में बट जाता है वर्बल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी रिलेटेड, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी, या एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब जनरल मेंटल एबिलिटी में हमारे पास क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके पास आ सकते हैं एनालॉजी का मतलब होता है समानता, वी विल डिस्कस इट। उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, एंड इसी तरह से आपके पास जनरल मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो है आपके पास एक आता है, इसका अगला जो है वो होता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, कि हमें जो है वहां पर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, या ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए होंगे, या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दिए होंगे। मैंने 3 चीजें बताई, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर्स या अल्फाबेट्स। तो एनालॉजी फिर फर्दर जो है 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक वर्ड में, दूसरा नंबर्स में, और तीसरा जो है अल्फाबेट में। ठीक है, तो आपके पास जो है यहां पर एनालॉजी जो है वर्ड का हो सकता है, नंबर का हो सकता है, अल्फाबेट का हो सकता है। आज की क्लास में हम
वर्ड वाली एनालॉजी देखने जा रहे हैं। मतलब समानता हमें देखना है और वर्ड की समानता देखना है। और एनालॉजी का अगर हम और एक्सप्लेनेशन देखें तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समानता तो होता है। अगर हम देखें तो इंग्लिश में अगर हम उसके लिए दूसरे वर्ड्स ढूंढें तो सिमिलैरिटी हो गया, या फिर सिमिलर रिलेशनशिप हो गया, या फिर करस्पॉन्डेंस हो गया। तो यहां पर आपको इस तरह से करना पड़ता है कि देखना होता है कि उसमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलर रिलेशनशिप क्या है, या करस्पॉन्डेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि एनालॉजी मीन्स क्या हुआ कि सिमिलरिटी हमें ढूंढना होता है और एक तरह से रिजेम्बलेंस ढूंढना होता है बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि अदरवाइज दिखते हमें अलग हैं। ठीक है, तो हमें जो है वहां पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लेकर उनके बीच में समानता ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो एनालॉजी का यही बेसिक मीनिंग है। क्या क्या है, रिजेम्बलेंस है जो कि अदरवाइज अलग दिखते हों। ठीक है, तो हमें जो है आज की क्लास में, आज के वीडियो सेशन में एनालॉजी करना है, वर्ड का करना है। ठीक है, तो हम जो है वर्ड की एनालॉजी को देखेंगे। इसमें क्या होगा कि वर्ड आपको दिए होंगे और उसके लिए हमें काम करना होगा। तो हमें जो है आज की क्लास में ये वर्ड देखना है एनालॉजी समानता के लिए। ठीक है, तो आइए आज के कुछ क्वेश्चंस देखकर हम पता करते हैं कि एक्चुअली आज के सेशन में ऐसा क्या है। तो हम एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये क्वेश्चन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि मनी, और ये जो कॉलन है वो इज टू के लिए यूज होता है। अगर हम कॉलन को भी डिस्कस कर लें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के कॉलन होते हैं। जैसे मान रखिए कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि डबल कॉलन की बात होगी, यहाँ पर और भी दो कॉलन्स आ जाएंगे, उसके बाद ये प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, या फिर एक वर्ड आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा, इसका एक वर्ड कि जो रिलेशनशिप आपको फर्स्ट और सेकंड में है वो आपको थर्ड और फोर्थ के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इज टू। ठीक है, और हम इसको क्या पढ़ते हैं, एज। ठीक है, तो यानी कि इज टू और एज जो है वो हमारा यहाँ पर जो एनालॉजी है उसमें काम आएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन को हम देखें डिटेल में तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वोकाबुलरी इसमें बहुत स्ट्रांग, बहुत साउंड होने की जरूरत है। तो यहां पर क्या है, आपके पास मनी है और वेल्थ है। तो मनी और वेल्थ के बीच में कैसा सा रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें उसके मीनिंग पर जाने की जरूरत होगी। तो अगर हम मनी मतलब पैसा हो गया, वेल्थ मतलब धन हो गया। तो मनी मतलब पैसा और धन। तो हम कई बार ना इनको सिनोनिम की तरह यूज करते हैं कि भाई उसके पास बहुत पैसा है। अगर कोई धनी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, रिच पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा मनी है। तो मनी और वेल्थ जो है सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के लिए पूरक का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें और बहुत ही एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने की जरूरत होती है कि जो कि एकदम क्लोजेस्ट इन द रिलेशनशिप हो। जो रिलेशनशिप मनी और वेल्थ के बीच में है वही रिलेशनशिप आपको जिसमें भी मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रूएल क्या हो गया, निर्दयी, और एंगर मतलब गुस्सा। तो क्रूएल और गुस्से से कोई आपस में उस तरह से सिनोनिम का रिलेशनशिप तो नहीं है। ठीक है, क्रूएल मतलब हो गया आपके पास निर्दयी, और एंगर मतलब गुस्सा, तो वो सिनोनिम्स नहीं है। पीटी एंड काइंडनेस, पीटी एंड काइंडनेस जो है ये सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं। पीटी मतलब क्या हुआ, दया। काइंडनेस मतलब क्या हो गया, दयालुता। तो दोनों एक तरह से सिनोनिम्स ही हैं। पीटी मतलब दया दिखाना और काइंडनेस मतलब भी दया दिखाना ही होता है। तो दोनों का मतलब मीनिंग जो है दयालु ही है, दया से रिलेटेड है।
तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमें चूज करना होता है। साथ ही हमें ये देखना होता है कि बाकियों में ऐसा रिलेशन तो नहीं है। तो अगर हम बाकियों की बात करेंगे तो आप देखिए सी में क्या है, प्राइड। प्राइड मतलब क्या होता है, गौरव। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है आपके पास, सम्मान। तो एक तरह से ये हो गया कि ये जो है दोनों अलग अलग चीज है। गौरव इज डिफरेंट और ह्यूमिलिटी जो है, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी दो अलग अलग चीज हो जाएंगे। वाइज और एजुकेशन में भी इस तरह का नहीं है रिलेशनशिप, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन होते हैं पर वो वाइज नहीं होते, ठीक है। और कई जो है अनएजुकेटेड पर्सन भी बहुत वाइज होते हैं। तो वाइज होना एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन आर वाइज। लेकिन हमें जो है इसमें से जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा जो है पीटी एंड काइंडनेस ही इसके क्लोजेस्ट है, क्योंकि ये दोनों सिनोनिम्स हैं और इसी तरह से ये भी हमारे लिए सिनोनिम का काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है 15 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए गए हैं वो आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर देखेंगे कि आपने 15 में से कितने सही करे हैं और अपने आप को खुद से जज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम उन 15 क्वेश्चंस का सेट करते हैं। इस सेशन में हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं इन टोटल, और ये 15 क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन योर एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है, पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 words आर पेयर्ड which have a certain relation. Choose the best option to make a similar relational pair with the word given after double colon. निम्नलिखित प्रश्नों में 2 संबंधित शब्दों के युग्म दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो डबल कॉलन के बाद दिए गए शब्द युग्म को उसी प्रकार के संबंध से पूरा करें। तो यहाँ पर हमें जो है चयन करना है ऐसे शब्दों का जिससे कि वो वही संबंध इस्टेब्लिश हो सके। ये एनालॉजी से संबंधित है जो हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 है डर्थ स्कार्सिटी। डर्थ इज टू, आपको बताया गया था कि सिंगल कॉलन का क्या मीनिंग होता है, तो इज टू होता है सिंगल कॉलन का मीनिंग और डबल कॉलन का मीनिंग होता है एज। तो हमारे पास यहाँ पर डर्थ इज टू स्कार्सिटी एज अ साइन इज टू। ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं फॉरगिव, अलॉट, फिक्स, पोजेसेस। बताइए इसमें कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि असाइन और असाइन के साथ वही संबंध रखता है जो डर्थ जो है स्कार्सिटी के साथ रखता है। बताइए जरा सोचिए। इसका सही आंसर है अलॉट। अलॉट जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डर्थ का क्या मतलब होता है? डर्थ का मतलब होता है नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी या नॉट एनफ। डर्थ मतलब होता है नॉट एनफ, जो कि बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। स्कार्सिटी भी वही चीज़ है। असाइन, असाइन का मतलब क्या हुआ कि किसी काम को किसी के सुपुर्द करना।
अब अगर ऑप्शंस में देखें, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, फिक्स मतलब होता है किसी चीज़ को निर्धारित करना, पॉजेजेस मतलब उस चीज़ में वो होना, कोई गुण का किसी चीज़ वस्तु में होना, पॉजेजेस हो गया। तो अलॉट, अलॉट अगर आप देखेंगे तो असाइन और अलॉट दोनों सेम ही मीनिंग निकाल रहे हैं, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नर्चर नेग्लेक्ट एज डेनिग्रेट। ऑप्शंस है रिवील, एक्सटॉल, रिकॉग्नाइज, कैल्यूमनिएट। नर्चर, नेग्लेक्ट, डेनिग्रेट, रिवील, एक्सटॉल, रिकॉग्नाइज, कैल्यूमनिएट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वैसे रिलेटेड है नर्चर से जिस तरह से नेग्लेक्ट रिलेटेड है, डेनिग्रेट से कौन सा वर्ड जो है रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटॉल, बी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर बी इसका कैसे है। तो नर्चर मतलब क्या होता है? नर्चर मतलब होता है किसी चीज़ को इनकरेज करना, सपोर्ट करना, बढ़ने का मौका देना, बढ़ने के मौके या बढ़ने में मदद करना। नेग्लेक्ट मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देना या फिर मतलब नेग्लेक्ट करना, उसको बढ़ने के लिए सुविधा प्रदान नहीं करना। डेनिग्रेट का क्या मतलब है? डेनिग्रेट का मतलब है क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ की आलोचना करना, किसी आदमी का आलोचना करना। तो नर्चर और नेग्लेक्ट दो अपोजिट चीज़ें हो गई, एंटोनाइम हो गया। नर्चर जहाँ पर कि सपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, नेग्लेक्ट जो है अपोजिशन के लिए यूज़ हो रहा है या इग्नोरेंस के लिए यूज़ हो रहा है। उसी तरह से डेनिग्रेट का मतलब है क्रिटिसाइज करना और एक्सटॉल का मतलब होता है प्राइजिंग समथिंग, प्राइजिंग समवन, किसी चीज़, किसी व्यक्ति का बड़ाई करना, किसी व्यक्ति के किसी काम को की सराहना करना, किए गए काम की सराहना करना। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सटॉल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डायलेटरी, एक्सपीडिशियस, डायरेक्ट। ऑप्शंस है टॉर्चरस, सरकमलोक्यूटरी, स्ट्रेट, कर्व्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है डायलेटरी का क्या मतलब होता है, एक्सपेडिशियस का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, उसी के बेसिस पर हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि डायलेटरी इज टू एक्सपेडिशियस एज डायरेक्ट इज टू व्हाट। बताएं, आप अपना ऑप्शन मार्क करें। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पता कर सकते हैं या फिर अपना नोटबुक में भी आप लिखकर पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरकमलोक्यूटरी। सरकमलोक्यूटरी यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम बाकियों को ऑप्शन के वाइज देखते हैं कि कैसे है। डायलेटरी का पहले मीनिंग हमें देखना पड़ेगा। डायलेटरी मतलब होता है धीमा, मतलब स्लोली, और एक्सपीडिशियस का मतलब होता है शीघ्र, बहुत तेज। डायरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें, टॉर्चरस मतलब हो गया दर्दनाक, स्ट्रेट मतलब सीधा, कर्व्ड मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ, और सरकमलोक्यूटरी मतलब हो गया वृत्ताकार। तो हमारे पास वृत्ताकार वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं, एनिहिलेशन, फायर,
एज कैटाक्लिज्म is to annihilation fire, annihilation is to fire as cataclysm is to what? ऑप्शंस हैं स्टीम, इमरजेंसी, अर्थक्वेक, फ्लड। देखिए एनिहिलेशन मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब आप मीनिंग समझ करके बताइए, बताने का प्रयास कीजिए कि आप इन ऑप्शंस में से किसके साथ जाना चाहेंगे। आप अपने ऑप्शंस को नोटबुक में मार्क करें। इसका करेक्ट आंसर है बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लड। ऑप्शंस वाइज हम देखते हैं। एनिहिलेशन पहले देखें कि एनिहिलेशन मतलब क्या हुआ। एनिहिलेशन मतलब हो गया, अभी हमने डिस्कस किया, एनिहिलेशन मतलब हो गया कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। फायर, आग से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि फायर उसका काउज बन सकता है, तो एनिहिलेशन का काउज फायर है। कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म क्या है? प्रलय। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय। तो प्रलय कैसे? फ्लड से आ सकता है, तो हमारा फ्लड इसका आंसर हो जाएगा। अर्थक्वेक से भी आ सकता है, पर इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। फ्लड जो है वो इंटेंस ही होता है, तो प्रलय यूजुअली फ्लड के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। स्टीम भाप हो गया। इमरजेंसी जो है वो, इमरजेंसी को क्या कहेंगे आप? आपातकाल। तो इस तरह से एनिहिलेशन इज टू फायर एज कैटाक्लिज्म इज टू फ्लड। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्ड ऑर्निथोलॉजी एज सेल व्हाट? डिजीजेज, साइटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस वाइज, तो आप अपना ऑप्शन पहले मार्क कर दें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसका क्या होगा। बर्ड है, ऑर्निथोलॉजी है, सेल है। तो सेल जिस तरह से बर्ड और ऑर्निथोलॉजी आपस में रिलेटेड हैं, उसी तरह से सेल से क्या रिलेटेड है? डिजीजेज, साइटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एटिमोलॉजी। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी, बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्चुअली ये जो है स्टडी से है, बर्ड का जो स्टडी करते हैं उस विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह से सेल के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से सेल जो है हमारा अभी के परिप्रेक्ष्य में, बर्ड जिस तरह से ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड हो गया, मतलब बर्ड के पंछियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, उसी तरह से साइटोलॉजी कहते हैं सेल्स के अध्ययन को, सेल्स के अध्ययन को कहते हैं। और जो बाकी है तो डिजीजेज हैं, रोग हो गया उसका मतलब। एंथ्रोपोलॉजी हो गया हमारे पास मनुष्य जाति का विज्ञान। और एटिमोलॉजी जो है भाषा के शब्दों के इतिहास का अध्ययन कहलाता है। एटिमोलॉजी भाषा के शब्दों का इतिहास कहलाता है, इतिहास का अध्ययन। तो इस तरह से साइटोलॉजी जो है सेल के अध्ययन को कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी, साइटोलॉजी। 6th क्वेश्चन देखिए, आर है, सेकेंड है, टर्शियरी। आर इज टू सेकेंड एज टर्शियरी इज टू व्हाट? ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरी, सेकेंडरी, इंटरमीडियरी, प्राइमरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप मार्क कर लीजिए पहले। इसका करेक्ट आंसर है डी, प्राइमरी। यहां अगर देखिए आवर और सेकेंड, तो पहले आवर होता है, फिर मिनट उसका छोटा होता है, फिर सेकेंड आता है, तो यहाँ पर एक बीच में गैप है। उसी तरह से टर्शियरी है,
फिर सेकेंडरी आएगा और फिर प्राइमरी आएगा। तो यही प्राइमरी जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? साधारण। सेकेंडरी नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी वही द्वितीयक हो गया। इंटरमीडियरी माध्यमिक हो गया, जो मध्यस्थता करता है वो हो गया। तो इस तरह से प्राइमरी जो प्राथमिक, तो टर्शियरी का प्राथमिक हो जाएगा मतलब प्राइमरी हो जाएगा। जिस तरह से आर सेकेंड से रिलेटेड है उसी तरह से टर्शियरी प्राइमरी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। प्रोपेंसिटी इज टू टेंडेंसी एज व्हाट इज टू व्हाट। मतलब यहाँ पर अब हमें पूरा पेयर ही सेलेक्ट करना है। अभी तक हम जो है एक एक वर्ड सेलेक्ट कर रहे थे जो कि उससे क्लोज रिलेशनशिप रख रहे थे। मतलब जिस तरह से पहला दूसरे से रिलेटेड था उसी तरह से हम ढूंढ रहे थे कि तीसरा और चौथा। तो तीसरा दिया हुआ था हमें और हमें फोर्थ निकालना था। अब जो है तीसरा भी नहीं दिया हुआ है और चौथा भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये दोनों मतलब हमें पेयर निकालने होंगे। प्रोपेंसिटी इज टू टेंडेंसी एज व्हाट इज टू व्हाट। ऑप्शंस है कंडक्ट, इमोरालिटी, मास्टर स्लेव, प्रोलॉग, एपिलॉग, ऑडासिटी, इम्प्यूडेंस। आप अपना आंसर मार्क करिए 7th क्वेश्चन का। प्रोपेंसिटी इज टू टेंडेंसी एज व्हाट? कंडक्ट, इमोरालिटी, मास्टर स्लेव, प्रोलॉग, एपिलॉग, ऑडासिटी, इम्प्यूडेंस। इसका करेक्ट आंसर है, मैं बताता हूं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑडासिटी, इम्प्यूडेंस। ऑडासिटी मतलब होता है साहस, इम्प्यूडेंस मतलब भी साहस। प्रोपेंसिटी झुकाव या प्रवृत्ति, उसी तरह से टेंडेंसी भी प्रवृत्ति ही है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति ही होता है, टेंडेंसी भी प्रवृत्ति ही होता है। तो यानी कि ये क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ये दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर ऑडासिटी और इम्प्यूडेंस साहस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, साहस। तो ये आ जाएगा। कंडक्ट और इमोरालिटी, देखिए कंडक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को काम करने का मतलब तरीका कहिए। इमोरालिटी मतलब मूर्खता टाइप हो गया। मास्टर मालिक हो गया, स्लेव गुलाम हो गया, नौकर हो गया। प्रोलॉग मतलब प्रस्ताव हो गया और एपिलॉग मतलब उपसंहार हो गया। जबकि ऑडासिटी और इम्प्यूडेंस दोनों का ही मीनिंग जो है साहस होता है। तो इसमें हम साहस के साथ जाएंगे क्योंकि प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी का भी वही मतलब है। टेंडेंसी या प्रवृत्ति हो जाता है इसका। प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी का मीनिंग, ऑडासिटी और इम्प्यूडेंस का मीनिंग हो जाता है साहस। क्वेश्चन नंबर 8 है डेक्स्टरस, क्लमसी। डेक्स्टरस इज टू क्लमसी एज व्हाट इज टू व्हाट। 8th क्वेश्चन है। ऑप्शंस है शियर इज टू ट्रांसपेरेंट, ब्राउज इज टू लुक, ब्लेम इज टू क्रिटिसाइज, पेसिमिस्ट इज टू होपफुल। अब हमें पहले डेक्स्टरस और क्लमसी के बारे में जानना पड़ेगा और फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा वही रिलेशनशिप रख रहे हैं जो डेक्स्टरस और क्लमसी के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस, आप पहले अपना मार्क कर लीजिए, ABCD में से कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर अब मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर है इसका D, पेसिमिस्ट एंड उसका फिर होपफुल। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, होपफुल मतलब होता है आशावादी। डेक्स्ट्रस मतलब हो गया एक तरह से निपुण, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण हो गया।
मतलब किसी चीज में निपुण है, तेज है। क्लमसी मतलब हो जाता है अनाड़ी। तो डेक्स्ट्रस और क्लमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया? निपुण और वो अनाड़ी। निपुण और अनाड़ी के बीच में ऑपोजिट का मतलब एंटोनाइम का। उसी तरह से पेसिमिस्ट क्या हुआ? निराशावादी। होपफुल मतलब आशावादी। तो ये दोनों भी ऑपोजिट हो गए। शियर, ट्रांसपेरेंट। शियर मतलब कतरनी होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखने की वाली चीज, जैसे कांच वगैरह है। ब्राउज मतलब होता है पृष्ठ पलटना। लुक मतलब होता है देखना। तो ये लगभग सेम टाइप के ही मीनिंग हो गए। ब्लेम और क्रिटिसाइज, तो वो भी सेम ही मीनिंग लगभग बनाते हैं। ब्लेम जो है क्या हो गया कि किसी उस पे जो है उपहास करना, और जबकि क्रिटिसाइज आलोचना हो गया, और ब्लेम मतलब हो गया कि आप किसी पर वो लगा रहे हैं, क्या आक्षेप लगा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट एंड होपफुल। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रगिस्ट फार्मेसी। ड्रगिस्ट इज टू फार्मेसी एज व्हाट इज टू व्हाट? ऑप्शंस हैं फिजिशियन इज टू पेशेंट, कारपेंटर इज टू वुड, लाइब्रेरियन इज टू कैटलॉग, शेफ इज टू रेस्टोरेंट। अब यहाँ अगर देखें ड्रगिस्ट मतलब क्या हुआ? ड्रगिस्ट मतलब हुआ जो कि औषधि बेचता है, और फार्मेसी मतलब हुआ जहाँ पर कि वो दुकान, औषधालय हुआ फार्मेसी। अब फिजिशियन और पेशेंट के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है जो ड्रगिस्ट और फार्मेसी के बीच में होता है। ये एक्चुअली प्लेस ऑफ वर्क है, और ये जो है वर्क करने वाला मैन फोर्स। ठीक है, फिजिशियन और पेशेंट ये दोनों ही मैन ही हैं, तो ये उस तरह का रिलेशन नहीं रखते। कारपेंटर वुड पे काम तो करता है पर वुड में काम नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। लाइब्रेरियन, कैटलॉग। लाइब्रेरियन जो है क्या हो गया? पुस्तकालयाध्यक्ष, और कैटलॉग मतलब होता है सूची, तो ये भी नहीं हुआ। शेफ रेस्टोरेंट में काम करता है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपने भी डी ही मार्क किया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट। अब यहाँ पर सेफ इज टू सिक्योर, एज प्रोटेक्ट इज टू, यहाँ सिर्फ एक वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि सेफ और सिक्योर के बीच में जो रिलेशन है, सेफ और सिक्योर के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमें प्रोटेक्ट का किसके साथ है वो ढूंढना है। ऑप्शंस है कंजर्व, श्योर, गार्ड, लॉक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप मार्क कर लीजिए, पहले अपना ऑप्शन मार्क कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, गार्ड, क्योंकि प्रोटेक्ट मतलब भी वही गार्डिंग करना हो गया। अगर गार्ड मतलब वर्ब के जैसे लें अगर, तो प्रोटेक्ट और गार्ड सेम ही मीनिंग बनाते हैं। जो सेफ और सिक्योर वही हो गया, सेफ और सिक्योर भी सेम ही मीनिंग हो गया। सेफ मतलब क्या हो गया? संरक्षण हो गया। सेफ और सिक्योर। उसी तरह से प्रोटेक्ट मतलब क्या होगा? किसी चीज का रक्षा करना। अब कंजर्व मतलब हो गया संरक्षण, श्योर मतलब हो गया जरूरी, गार्ड मतलब हो गया रक्षा करना, जो कि प्रोटेक्ट के साथ है, सेम मीनिंग है, सिनोनिम है। लॉक मतलब हो गया बंद करना। तो इसलिए हम जो है गार्ड के साथ जाएंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, मिराज, रिफ्लेक्शन, हाइडआउट, इल्यूजन, इमेज। अब अगर हम देखें तो जेन्युइन, ऑथेंटिक, अपना आप आंसर मार्क कर लीजिए पहले। जेन्युइन, ऑथेंटिक, मिराज, रिफ्लेक्शन, हाइडआउट, इल्यूजन, इमेज में से कौन सा होगा? जेन्युइन जिस तरह से ऑथेंटिक से रिलेटेड है, मिराज किससे रिलेटेड है इनमें से? रिफ्लेक्शन, हाइडआउट, इल्यूजन, इमेज। तो अगर हम देखें ऑप्शन आप अपना मार्क कर लीजिए।
तो इसमें जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये जो मिराज है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और यहाँ पर वो इल्यूजन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जेन्युइन मतलब क्या होता है, असली, और ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय। मिराज एक इल्यूजन ही है पर वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो मिराज का जो मीनिंग है यहाँ पर एक तरह से जेन्युइन और ऑथेंटिक क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो मिराज और इल्यूजन भी सिनोनिम ही हो गया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। हाइड आउट का मतलब होता है शरण लेने की जगह। और इमेज का मतलब क्या होता है, आकृति, या जैसे फोटोग्राफी हो जाता है प्रतिबिंब ही है एक तरह से। तो इस तरह से इसमें जो मिराज के साथ जाएगा वो है इल्यूजन, जेन्युइन और ऑथेंटिक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 है इम्प्रिजन, जेल, एग्जाइल, डिपोर्ट, पनिशमेंट, बैनिश, कंट्री। अब अगर हम देखें तो इम्प्रिजन का क्या मतलब हो गया, इम्प्रिजन का मतलब हो गया गिरफ्तार करना। और जेल, तो गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, जेल में डालते हैं। तो यहाँ पर गिरफ्तारी हो गया, यहाँ जेल हो गया। एग्जाइल, एग्जाइल के बाद क्या करते हैं, डिपार्ट, रवाना। पनिशमेंट मतलब सजा देना। बैनिश, निर्वासित करना। कंट्री, देश। अब आप बताएं अपना ऑप्शन। तो यहाँ पर क्लियर है कि बैनिश इज द क्लोजेस्ट टू एग्जाइल, क्योंकि बैनिश मतलब निर्वासित करना, एग्जाइल मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बैनिश के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कमांड, ऑर्डर, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन अब कैसे रिलेटेड है, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, चाओस, प्रॉब्लम। कमांड और ऑर्डर दोनों क्या हैं ये आपको देखना है और अपना आंसर मार्क करना है। आप अपना आंसर पहले मार्क कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, चाओस। ऑप्शन वाइज देखते हैं। कमांड और ऑर्डर में क्या संबंध है। कमांड मतलब क्या हुआ कि आदेश देना, ऑर्डर मतलब भी आदेश देना। तो कंफ्यूजन और चाओस दोनों सिमिलर मीनिंग के हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि शिष्टाचार। क्लैरिटी मतलब होता है कि कितना क्लियर है, स्पष्ट, क्लैरिटी। प्रॉब्लम मतलब हो गया कि संकट या प्रॉब्लम का और क्या मीनिंग हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम मतलब हो गया परेशानी। ठीक है, तो चाओस ही है जो कि जिसका की मीनिंग है कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन 13th क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 14th क्वेश्चन है फैलेसी, इल्यूजन, मेंड। अब मेंड किसके साथ मैच करेगा, मिक्स, काम, करेक्ट, रिपेयर। क्यों, फैलेसी और इल्यूजन में जो संबंध है वही मेंड और किस में है, मिक्स में, काम में, करेक्ट में, रिपेयर में। तो यहाँ पर थोड़ा क्लोज मीनिंग है। मेंड का जो है ना, करेक्ट और रिपेयर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब आप जो है डिसाइड करिए, अपना मार्क करिए कि कौन सा आपका ऑप्शन है। मार्क कर लिया। अब इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका डी, रिपेयर। तो यहाँ पर फैलेसी का मतलब होता है भ्रांति। ठीक है, फैलेसी का मतलब हो गया भ्रांति। इल्यूजन, इल्यूजन भी एक तरह से मोह माया हो गया। मेंड मतलब हो गया ठीक करना किसी चीज को। तो रिपेयर भी तो ठीक करना ही होता है। बाकी मिक्स, काम और करेक्ट, करेक्ट का भी मीनिंग होता है ठीक करना, लेकिन रिपेयर इज मोर क्लोज देन करेक्ट टू मेंड। तो इस तरह से इसका रिपेयर होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है हर्मिट, सॉलिट्यूड, इंट्रूडर। अब इंट्रूडर के साथ कौन सा रिलेटेड होगा? मॉब, प्राइवेसी, थीप, बर्गलर। हर्मिट, सॉलिट्यूड, इंट्रूडर, मॉब, प्राइवेसी, थीप, बर्गलर, कौन सही होगा बताइए। हर्मिट का क्या मतलब होता है? हर्मिट का मतलब क्या होता है और वो सॉलिट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है, वही आपको बताएगा कि इंट्रूडर मॉब, प्राइवेसी, थीप, बर्गलर में से किसके साथ रिलेटेड होगा। आप अपना ऑप्शन मार्क कर दीजिए, ABCD में से कोई भी। इसका सही आंसर है बर्गलर। बर्गलर होता है सेंधमार। इंट्रूडर भी होता है इलीगली किसी जगह में घुसने वाला। तो ये दोनों एक तरह से क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, क्योंकि हर्मिट मतलब होता है एकांतवासी और सॉलिट्यूड का भी लगभग वही मीनिंग हो गया। सॉलिट्यूड अकेलापन, हर्मिट एकांतवासी, तो एक ही तरह का हो गया। इंट्रूडर बिना आज्ञा के, बिना लीगल राइट के प्रवेश करने वाला। बर्गलर इज सिमिलर। बाकी ये मॉब मतलब भीड़ हो गया। प्राइवेसी मतलब हो गया आपके पास, प्राइवेसी मतलब क्या हो गया? गोपनीयता। और थीप मतलब चोर। तो बर्गलर ही है जो कि इलीगली कहीं पर प्रवेश करता है। तो ये इंट्रूडर के साथ जो है रिलेटेड है, उसी तरह से जिस तरह से हर्मिट और सॉलिट्यूड रिलेटेड है। आई होप आज का जो ये सेशन इंटरैक्टिव सेशन रहा तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपने अगर M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।